हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। और कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्वेश्चन सीरीज को। अब ये सेशन जो है वो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा। आप उस पर डायरेक्ट पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 आके देखिए। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज एसवीजीए स्टैंड्स फॉर। ओके, सो एसवीजीए का मतलब क्या होता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे। दूसरा क्या है, सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे। तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे। एंड चौथा क्या है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ओके, तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या है, एक टाइप का विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये क्या सपोर्ट करता है, कितने कॉन्फ़िगरेशन को 1024 मल्टीप्लाइड बाय 768 पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। और कितने ऑपरेशंस हैं इसमें, हम कह सकते हैं 16 मिलियन डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। ओके, सो लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है यहाँ पे, लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, एक लाइन ही प्रिंट करेगा एक टाइम में। ऐसे प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास लेजर प्रिंटर, दूसरा क्या है इंकजेट प्रिंटर्स, चौथा क्या है ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। ओके, तो ये क्या करते हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर आर एक्चुअली द लाइन प्रिंटर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर्स। और इसका क्या कर सकते हैं, इट कैन ओनली प्रिंट अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है, पहले से लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर सकता है। और चेन प्रिंट्स हैज अ कैरेक्टर slug arranged in the specific order and it uses a continuous loop, okay, loop of chain to print character. So loop का मतलब क्या हुआ, बारी बारी से एक एक करके प्रिंट करता है, लाइन बाय लाइन। ओके, so that is what the concept of a line printer that prints one line at a time. नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट। इसमें से कौन सा आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो फंक्शन नहीं है। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स दैट कैन बी that can be easily understood by the user. It accepts the result produced by the computer. It supplies the data and instruction to the outside world. And last, it supplies the data and instruction to the computer for further processing. Okay. So इसमें से क्या नहीं है फंक्शन, पूछ रहा है आउटपुट यूनिट का। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला ऑप्शन है इट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर। ओके, तो यूजर को अंडरस्टूड होता है, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। Let's say next, it accepts the result produced by the computer. Okay, so next third option मैंने already आपके लिए देख लिए हैं। Let's see the answer. So it supplies the data and instruction to the computer for further processing. Okay, so ये क्या करता है, ये हमारा नॉट अ फंक्शन बोला है। नॉट अ फंक्शन मतलब आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं होता है। तो कभी भी आउटपुट यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शन को सप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को देता है आउटसाइड वर्ल्ड में। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन, ये जो तीन ऑप्शन थे, ये तीनों ऑप्शन एक्सेप्टेड थे, और ये एक्सेप्टेड नहीं था। ये एक्सेप्टेड थे तीनों ऑप्शन, और ये ऑप्शन एक्सेप्टेड नहीं था। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, जो नहीं एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट बात करें, पीसीआई स्टैंड्स फॉर। पीसीआई मतलब क्या आता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। दूसरा क्या है, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तीसरा क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्शन। चौथा क्या है, पार्शियल कंपोनेंट इंटरैक्शन। ओके, सो इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ये एब्रीविएशन का हमारे पास क्वेश्चन है, ये एब्रीविएशन का क्वेश्चन है। तो एब्रीविएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, क्या मीनिंग होता है, तो इट इज अ हाई बैंडविड्थ बस that can function as a peripheral bus. बस मतलब क्या होता है, interconnecting wires. Okay, so set of wires हम कह सकते हैं, set of wires जो हमारे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो कंपेयर्ड विद द अदर, इट डिलीवर्स बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस। बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस कब होगी, जब ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा ऑपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट डज एम बी आर रेफर टू। सो एम बी आर का मतलब क्या होता है, सो एम बी आर मेमोरी बफर, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी बफर, बी यू डबल एफ ई आर, बफर। और ये क्या होता है, रजिस्टर्स। ओके, सो मेमोरी एंड दिस इज स्टैंड फॉर बफर एंड दिस इज व्हाट, रजिस्टर। सो मेमोरी बफर रजिस्टर, मेन बफर रजिस्टर, मेन बफर रूटीन, मेमोरी बफर रजिस्टर। ओके, सो
मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो एमबीआर क्या होता है, इसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर भी कई बार कहते हैं और कई बार हम इसको ये भी कहते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो अलग अलग हमने देखा। ये हम किस में देख सकते हैं, हमारे एएलयू का पार्ट होता है, जब हम मेमोरी का पार्ट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एमएआर भी होता है एक टर्म, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमडीआर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, या हम इसको एमबीआर भी कहते हैं। साथ ही साथ हम आईआर कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, तो अलग अलग हमारे पास टर्म्स होते हैं जो कि मैं क्लासेस के दौरान आपको ये सब चीजें एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, आप इसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। In the instruction add AB, the answer get stored in। अगर हम एक असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एड ए कॉमा बी, तो यहाँ पे कहाँ स्टोर होगा एड्रेस। तो एडिशन क्या हो रहा है, एक टर्म ए का हो रहा है, एक टर्म बी का हो रहा है, और दोनों में रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा। तो यहाँ तो बी में होगा, या तो ए में होगा, या तो बफर में होगा, या तो सी में कहते हैं। तो बफर का मतलब क्या होता है, ये किसकी बात कर रहा होता है, एक्यूमुलेटर की बात कर रहा होता है। तो रिजल्ट ऑलवेज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक टाइप का हमारा रजिस्टर होता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं हमेशा रिजल्ट अगर कोई नहीं स्पेसिफाइड है तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, बट इस इंस्ट्रक्शन में कहाँ स्पेसिफाइड है, ए स्पेसिफाइड है। तो हम देख सकते हैं डेटा ऑफ कंटेंट ऑफ ए, कंटेंट ऑफ बी आर एडेड टुगेदर एंड स्टोर्ड इन व्हाट ए। ओके, सो फाइनली कहाँ स्टोर हुआ, ए में। तो हमेशा डेटा कहाँ स्टोर होता है, ए में। यहाँ पे अगर दो टर्म है। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा फॉर्मेट दिया है तो आंसर गेट स्टोर्ड इन ए रजिस्टर एंड द फॉर्मेट इज एड डेस्टिनेशन सोर्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें एड ए की, सो एड ए कॉमा बी, तो ये क्या होता है, हमारा डेस्टिनेशन कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है, और ये क्या होता है बेसिकली जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन। ओके, और इनको ए और बी को और भी हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। इसको हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डज पीसी स्टैंड्स फॉर। पीसी क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम चेंजर। दूसरा क्या है, प्रोग्राम काउंटर। तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस काउंटर। चौथा क्या है, परफॉर्मेंस चेंजर। ओके, सो पीसी का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर वुड बी द करेक्ट आंसर। और प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब होता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी में जो भी हमारे पास एड्रेसेस होती हैं किसी भी लोकेशन पे, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को बताता है कि वो इंस्ट्रक्शन डेटा कहाँ प्रेजेंट है। तो जनरली सीक्वेंस क्या होता है, पीसी से हमारे पास पीसी का जो भी कंटेंट होता है वो कहाँ जाता है, एमएआर के पास जाए, जो कि यहाँ पे एड्रेस बताता है किस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है। और एमएआर से डेटा कहाँ जाता है, एमबीआर, या हम इसको क्या कर सकते हैं, एमडीआर पे जाता है। और एमडीआर से हमारे पास डेटा कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको डिकोड करता है, यहाँ पे क्या होता है, डिकोड होता है, और फाइनली एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या हुआ, जीरो और वन में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने आपको ये बेसिक ऑपरेशन भी बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ट। ओके, सो कौन सा है ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ट को होल्ड करता है। पहला क्या है, पीसी, एमएआर, एमबीआर और आईआर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आईआर। लास्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। तो अगर हमारे पास सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, अभी मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया है पीछे, तो अगर मैंने ये पीछे सीक्वेंस आपको पता होगा तो लास्ट का इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है आईआर में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, आईआर। ओके, so IR will be the correct answer. Next, the portion of the processor which contain the hardware required to fetch the operation is what called। तो portion of the processor का portion कह रहा है जो contain करता है hardware required to fetch operation। ओके, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेटा पाथ, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा कंट्रोल, और चौथा क्या है, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। हम कह सकते हैं डेटा पाथ। तो डेटा पाथ कंटेन करता है क्या, हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेशन, and control tells the data path where what needs to be done। okay, so correct option क्या होगा इसमें, data path। next move करते हैं, causing the CPU to step through a series of micro operation is called। okay, so यहाँ पे CPU step through series of micro operation क्या होते हैं, set of operations होते हैं। सेट ऑफ ऑपरेशंस हम कह सकते हैं जब कभी हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का दिया हो, लेट्स से
लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं ऐड ए कॉमा बी। तो इस पूरे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कंटेंट ऑफ ए कंटेंट ऑफ बी आर एडेड टुगेदर एंड स्टोर्ड इन द ए। एंड ये पूरा ऑपरेशन का है जिसको हम सीक्वेंसली कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, दैट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन। ओके, सो इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूशन, रन टाइम, सीक्वेंसिंग और पाइपलाइन। ठीक है, तो देखें करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है कॉजिंग द सीपीयू टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन कॉजेज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच माइक्रो ऑपरेशन। ओके, तो जैसे हम जिस भी सीक्वेंस में हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, सीक्वेंसिंग का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम काउंटर, फिर हमने क्या दिया, MAR पे गया, तो ये क्या है, सीक्वेंसिंग ही है ना, MBR है, उसके बाद कहाँ जा रहा है, IR में जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का रूटीन है, एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द फंक्शंस ऑफ execution and sequencing are performed by using input signal, output signal, control signals and CPU. Okay, the function of executing and sequencing are performed, तो हम किससे परफॉर्म करेंगे, तो फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीक्वेंस भी हमें बताता है कि किस ऑर्डर में कहाँ से कहाँ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, तो वो हमारा एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को बताता है। तो ये कौन करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स का काम होता है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कंट्रोल सिग्नल्स किससे रिलेटेड है, कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज डी इन द डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास डी का मतलब क्या होता है। ओके, तो डी का मतलब डिजिटल होता है, डायरेक्ट होता है, डिले होता है, ड्यूरेबल होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, क्या होगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा डिले। ओके, सो इट इज व्हाट, डिले फ्लिप फ्लॉप। तो इन अ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, हम जैसे जानते हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट दो टाइप में हम देख सकते हैं, एक होता है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, हार्ड वायर्ड। ओके, तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। ओके, तो हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये दो कैटेगरी होते हैं, जिसमें हार्ड वायर में हम क्या कह सकते हैं, हम क्या यूज करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं विच कॉजेज अ डिले। ओके, नेक्स्ट बात करें, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर। इंटरनल स्टोरेज सीपीयू को देने का क्या कौन सा ऐसा चीज है जो काम करता है यहाँ पे, तो ये क्या, रजिस्टर क्या होता है, एक तरह का स्टोरेज मीडियम है, जहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोरेज, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रजिस्टर जो क्या स्टोर करते हैं, कुछ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं। इंटरनल चिप्स, ये अलग डिफरेंट डिफरेंट चिप्स की बात करता है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, रजिस्टर, तो दैट आर प्रेजेंट इनटू द सीपीयू, सीपीयू के पास प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये फास्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं। तो हमेशा रजिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फास्ट स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे फास्टली एक्सेस होता है, क्योंकि ये सीपीयू के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, so they are responsible for storing intermediate computational result into the CPU, and the registers can be user accessible or inaccessible. So CPU register, कई बार ये रजिस्टर्स के डेटा जो होते हैं वो कई बार यूजर एक्सेसिबल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो रजिस्टर भी दो तरह के से डिवाइड हो जाते हैं, पहला क्या होता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। और दूसरा क्या होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ओके, ये होता है जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के कैटेगरी होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मूव करें, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडियली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ व्हाट। डेटा को सेव करना, डेटा या इंस्ट्रक्शन को सेव करना, ये किसका काम होता है, बेसिकली टू रीडियली, रीडियली अवेलेबल इज जॉब। रीडियली अवेलेबल का मतलब क्या हुआ, पढ़ने लायक। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टोरेज यूनिट, दूसरा है कैश यूनिट, तीसरा क्या है, इनपुट यूनिट, चौथा क्या है हमारा, आउटपुट यूनिट। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो वी कैन से स्टोरेज यूनिट। ओके, सो स्टोरेज यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा, पहली बात तो स्टोर करता है, सेविंग, यहाँ पे सेविंग बोला था, सेविंग डेटा और इंस्ट्रक्शन, तो स्टोरेज यूनिट में हम सेव करते हैं, एंड it makes the instruction readily available for additional or initial possible whenever required. Okay, और कैशे क्या होता है, कैशे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा
सर्व विद डेटा रिक्वेस्ट इन फ्यूचर। जो भी फ्यूचर में होने वाले हैं वो डेटा का एक कॉपी अपने पास कैश में स्टोर करता है। ठीक है, या हम कैशे को और भी क्या कह सकते हैं कि जो भी प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड रिजल्ट्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, कैशे में स्टोर होते हैं। तो सीपीयू क्या करता है जनरली, सीपीयू सबसे पहले अपने अंदर के रजिस्टर्स में देखता है अगर वहाँ डेटा प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ कैशे में जाता है, अगर कैशे में भी नहीं प्रेजेंट है तो वो कहाँ देखता है, मेन मेमोरी में देखता है। अगर वो मेन मेमोरी में भी नहीं प्रेजेंट है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को हम मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, और साथ ही साथ ये मेन मेमोरी से डेटा को लेता है और एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम कोई रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा क्या है वर्चुअल स्टोरेज, तीसरा क्या है इंटरनल स्टोरेज, चौथा क्या है माइनर डिवाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहला प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी की हम बात अगर करें तो कभी भी डेटा जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू से, तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, वो डेटा कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, हमारे प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, प्राइमरी स्टोरेज। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसेस और जॉब्स। जो भी हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है एट दैट टाइम उसको वो होल्ड करता है। सो वर्चुअल स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल स्टोरेज इस एक तरह का हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है। ओके, सो जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज करते हैं। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो नॉन वोलेटाइल में सबसे पहला क्या है बैकअप, दूसरा क्या है सेकेंडरी, तीसरा क्या है प्राइमरी एंड चौथा क्या है कैश मेमोरी। ओके, सो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जिसका डेटा लॉस नहीं हो, इवन द पावर इज ऑफ। ओके, पावर इज ऑफ, देन उसका डेटा लॉस नहीं हो। तो हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, कैशे है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, so that is the secondary. And why is that? So secondary non-volatile storage unit इसलिए होता है because data is not lost when the power supply is dissipated. And primary memory में क्या होता है, it is a volatile memory. So primary memory का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके अभी प्लेलिस्ट में देखिए, सो दैट कि प्राइमरी मेमोरी और कैटेगरीज को आपको इजीली समझ में आ जाए क्या फंक्शनैलिटी होती है उसकी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हमें समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मेन मेमोरी किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी के टाइप क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं उसके क्या यूज होता है। तो पहला क्या है, एस रैम, डी रैम। तो एस रैम डी रैम तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का एक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आता है। सो पी रैम भी एक होता है या डी डी आर होता है, इसमें क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो हम देख सकते हैं डी रैम हमारा क्या है, बेसिकली यूज होता है इन द मेन मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मेन मेमोरी। तो डी रैम में हम क्या कह सकते हैं कि इसको, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट इज डेंसर देन एस डी रैम। ओके, so that S मतलब stand for static and it is used in the main memory. So they are in the form of semiconductor RAMs. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम्स। टाइप्स ऑफ रोम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, एस रोम, डी रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम। एंड नेक्स्ट क्या है, ओनली वन टाइप, देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन। और लास्ट ऑप्शन क्या है, पी रोम एंड ई रोम। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसका, देर आर फोर टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। हम क्या कहते हैं, एम रोम, पी रोम, ई रोम एंड ई पी आर रोम। ओके, सो इसका एब्रीवेशन हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या नहीं ऑकर हो रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली एस रोम एंड डी रोम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा क्या करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्टैंड करता है एब्रीवेशन, दैट इज एम रोम, दैट इज मास्क रोम। पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डबल ई प्रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, so when only a small EEPROM with a particular memory contents is needed, EEPROM is used in the case of EEPROM. All the content of the storage cell must be erased within the write operation. Okay, so अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेड स्टैंड्स फॉर। रेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहला हम देखते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, दूसरा क्या होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क,
एंड नेक्स्ट क्या है, रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, एंड लास्ट है क्या, रीयूजेबल एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क। ओके, तो यहाँ पे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है क्या, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके, सो लास्ट है हमारे पास, अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज ऑडियो इन्फॉर्मेशन इज व्हाट? पहला क्या है, सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी आर डीवीडी रीडेबल और डीवीडी रीराइटेबल, सॉरी रीडेबल नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेबल। ओके, रिकॉर्डेबल, एंड इसको क्या बोलते हैं, री रिकॉर्डेबल और राइटेबल, रिकॉर्डेबल और राइटेबल। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन, तो इसमें से कौन सा नॉन इरेजेबल डिस्क है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी। ओके, बिकॉज नॉन इरेजेबल मतलब सीडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम देख सकते हैं 700 MB तक का स्टोरेज होता है, और इसमें एक बार अगर कोई डेटा स्टोर हो गया तो इसको हम फिर से हटा नहीं सकते उसमें से डेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन इरेजेबल। ओके, सो ऑडियो इन्फॉर्मेशन या हम कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, और डीवीडी हम लार्ज डेटा के लिए यूज करते हैं, जो वीडियो देन ऑडियो, हम कई चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं, और जो भी एक बार डेटा लिखा गया सीडी रोम में, इट कैन नॉट बी इरेस्ड, सो इट इज रीड ओनली एंड कैन बी रीड मेनी टाइम्स, हम बार बार इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था दोस्तों, पार्ट 2 का कंप्लीट सेशन था, जिसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए, और पार्ट 3 में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें, सारे क्वेश्चंस को देख सकें। सो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, अगर आप नए हैं चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे बहुत से वीडियोस पाने के लिए, और हम जुड़ेंगे आपके साथ पार्ट 3 में, वहां पे हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। मैं फिर से कनेक्ट करूंगा आपके साथ पार्ट 3 में, और फिर मिलते हैं पार्ट 3 सेशन में। थैंक यू सो मच।